बोर्ड स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लेट्स से एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सर। लेट्स से हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये 12th मैथ्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आई होप सबको ही पता हो ये आंसर, ठीक है। तो मान लो कि हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब क्या है, आपके वाई एक्सिस पे जो है, ठीक है, वाई एक्सिस पे हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे जो है वो हो गई आपकी हाइट, ठीक है। तो ये आपकी क्लास का डेटा है, आपकी क्लास का डेटा है। आप लेट्स से हम सब 12th क्लास में और हमारी क्लास का डेटा है ये, ठीक है। अब आपको बताओ, जब आप याद करो जब आप 12th में थे, तो ये हाइट है सबसे छोटे लड़के की, ये है सबसे बड़े लड़के की, ठीक है। तो मेरी क्लास में सबसे छोटे लड़के ऐसा कोई था नहीं, लेकिन सबसे छोटा मैं मान सकता हूँ कि 5 फीट में मान सकता हूँ, या और भी छोटा 4-5 ले लेता हूँ, चलिए 4 फीट 5 इंच, इससे छोटा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, 4.5। और सबसे लंबा लड़का मैं ले सकता हूँ वो होगा 6.5 फीट। मेरी क्लास में तो लगभग ऐसे ही था, ठीक है। आपकी क्लास में भी लगभग ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि उस ब्रैकेट में या फिर उस हाइट के कितने लोग थे, ठीक है। तो 4.5 फीट जिन लोगों की हाइट थी वो वैसे ही लोग कितने थे, बहुत कम लोग होंगे, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। सिमिलरली 6.5 जिनकी हाइट थी वैसे कितने लोग थे, ये भी 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं। अग्री करते हो? यदि एक बार 1 2 अग्री करते हो तो अग्री 1। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सब, फिर हम फटाफट से बजाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कशिश क्या, कोई कोई अग्री नहीं करता? और भी छोटे लोग थे क्या? मतलब आई एम टेकिंग द रॉन्ग वैल्यूज है, क्या बात है? एवरीबॉडी प्लीज कमेंट यार। हाँ अंशिका, बाकी सब भी, बाकी सब भी, शिवांगी, सोनू, प्लीज कमेंट। ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो मतलब कि जैसे जैसे ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है, जैसे जैसे ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब कि लोगों की, जैसे कि यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस लेवल पे हाइट बढ़ रही है, ठीक है। 4.5 से 6.5 हाइट हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां जिस हाइट पे सबसे ज्यादा लोगों की हाइट उसी ब्रैकेट में थी, जैसे कि मेरी क्लास में 5-6 से 5-8 का जो ब्रैकेट है, सारे से ज्यादातर लड़के उसी क्लास में थे। अग्री करते हो? 5-6 से 5-8 के बीच में ज्यादातर लड़के थे आपकी क्लास में। फ्रीक्वेंसी मतलब कि काउंट ऑफ पीपल जो कि उस ब्रैकेट में थे। लेट्स से आपका जो ब्रैकेट वो यहाँ पे, ये जो है ये डंडी, एक मिनट मैं प्रॉपर्ली बता देता हूँ। लेट्स से ये लाइन और ये लाइन, दिस इज फ्रॉम 5.6 टू 5.8, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि काउंट ऑफ पीपल इन दिस ब्रैकेट, the number of people with this height in this range is the maximum। सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि my voice is not audible, is it audible to everyone? नहीं यार, ऑडिबल तो होगी प्रति भी, आई थिंक इट इज। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेट्स से हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं सारे लोग, ठीक है। तो ज्यादातर लोग की सैलरी जो होती है ना, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जैसे जो कि लोग वर्किंग क्लास वाले होते हैं, जो हमारे कुक्स होते हैं, हमारे क्लीनर्स होते हैं, जो हमारे लिए ये वाली जॉब्स करते हैं। इन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है और ये लोग भी बहुत कम होते हैं। एक आईटी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे लाई करते हैं इस ग्राफ में, है ना, क्योंकि इनकी सैलरी भी कम है, जैसे इन बंदों की हाइट भी कम थी और ये लोग भी कम थे, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम थी, मतलब ऐसे लोग भी कम थे और इनकी हाइट भी कम थी। तो सिमिलरली एक आईटी कंपनी में अगर हम सैलरीज का ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसे लोग कम है जिनकी सैलरी कम है और उनकी वो लोग भी कम है। तो अगर हम किसी भी आईटी ऑफिस में देखें तो या तो आपके कुक हो गए, आपके क्लीनर हो गए, आपके गार्ड हो गए, ये 4 5 6 7 ही लोग होते हैं और इनकी सैलरीज भी बहुत कम होती है, ठीक है। फिर आते हैं जूनियर डेवलपर्स जो कि थोड़े से ज्यादा होते हैं, शायद 8 10 लोग, और उनकी सैलरीज थोड़ी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं मिड लेवल और सीनियर डेवलपर्स, ये दोनों लोग सबसे ज्यादा होते हैं और इनकी सैलरीज भी मतलब ना ज्यादा होती है बहुत, ना बहुत कम होती है, बीच की होती है, जो कि यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जो कि सीनियर मैनेजमेंट है, आपके आपके सीईओ, सीएक्सओज, है ना, आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, वो लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, शायद 4 5 7 ही लोग होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो एक सिमेट्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज किस किस को समझ में नहीं आई वो एक बार 2 कमेंट कर दो, फिर मैं फिर से समझाऊंगा। और जिसको आ गई वो अपने दिमाग में और एग्जाम्पल सोच ले। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया आपकी क्लास में हाइट के और आईटी कंपनीज में सैलरीज के। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है, हर जगह जहां भी आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में, क्वांटम फिजिक्स में, फ्लो ऑफ वाटर में, हर एक चीज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस भी जिस जिसको भी ये समझ में नहीं आया है वो एक बार मेरे को बता दो। फिर मैं बताता हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं और क्या फायदा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। एग्जैक्टली, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट बोला तुम। और भी एग्जांपल्स दे सकते हो। और भी कोई एग्जांपल किसी का, जैसे कि मार्क्स के अलावा आपके नंबर ऑफ जो ट्रैफिक आवर्स होते हैं वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे क्रिकेट में एवरेज, एग्जैक्टली क्रिकेट का एग्जांपल तो पक्का बनता ही है। मतलब ज्यादातर लोग जो है उनका जो एवरेज होता है वो ऐसा समझ लो कि 30 से, रेलवे पैसेंजर्स, हाँ बिल्कुल, लर्निंग बाय ह्यूमन इन लाइफ टाइम, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेबी, हाँ, लर्निंग बाय ह्यूमन भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, करेक्ट है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं, बाकी सारे लोग ही थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, मतलब जिनका उन्हें नॉलेज होती है। क्रिकेट में ज्यादा लोगों का एवरेज वही होता है 20 से 60 के बीच में, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है, जैसे कि बॉलर्स का बहुत कम होता है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन का काफी ज्यादा होता है, शायद विराट कोहली इनमें से एक है। तो या तो आई थिंक सबको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो। आपका डाउट सेशन स्टार्ट हो गया है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड विल देन क्लोज दिस वेबिनार। This is just a very broad overview of data की अंडरस्टैंडिंग है, डेटा व्हाई वी लर्न। तो जब हम डेटा साइंस पढ़ते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स लाइक दिस पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि हमारा जो कंपनी का डेटा है या फिर किसी भी बिजनेस का डेटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पर कैसे एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस क्योंकि हमें करना है इसलिए हमें डेटा समझना पड़ता है। डेटा समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ता है, मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ कोर्स जिसपे हम पाइथन, डेटा, पाइथन स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पढ़ाएंगे। इट विल बी अ पीरियड ऑफ आई थिंक अराउंड 1.5 months, ठीक है। और जो भी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग फॉर दैट कोर्स या फिर कैसा भी, यू कैन आस्क मी, यू कैन फाइंड मी। मैं अपनी लिंक्डइन क्रेडेंशियल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यू कैन फाइंड मी लिंक्डइन हियर। जो भी आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस है, करियर के क्वेश्चंस है, करियर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है,
वी कैन डिस्कस ऑन माय लिंक्डइन, ठीक है। मूविंग बैक टू द आवर मटेरियल, आवर टुडेज वेबिनार, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा आपको एक रीजन कि हम ये एनालिसिस क्यों करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे ई कॉमर्स वाले प्रॉब्लम की, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो भी शूज की कैटेगरी है, ज्यादातर लोग जो है वो एक ही तरीके के शूज प्रेफर करते हैं, मतलब कि या तो वो अगर फॉर्मल शूज भी प्रेफर करेंगे तो उनकी भी एक मेजर कैटेगरी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी के चीजें ही, हाँ मनीष, आई एम कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड एमएल, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के शूज या प्रोडक्ट्स की सजेस्ट करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी पसंद बहुत अलग ही होती है, ठीक है। तो हम, हमारा मोटिव ये होता है हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही कम कम अलग तरीके की पसंद चाहिए होती है, उनको हटा के फोकस करो मेजोरिटी पे, ताकि ज्यादा चीजें बिके। मतलब हमारा टारगेट होता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं ना, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उन पे फोकस करो ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। क्योंकि ये जो लोग है ना, ये माइनॉरिटी में है, अगर इनके इंटरेस्ट के हम प्रोडक्ट्स रखेंगे तो ये कम लोग हैं, ये कम ही खरीदेंगे और प्रॉफिट भी कम ही होगा। अगर हम मेजोरिटी के लिए कपड़े रखेंगे, सामान रखेंगे तो ज्यादा बिकेगा। ये हमारा मोटिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन समझने का, कि इफ वी केटर टू द मैक्सिमम पीपल वी विल अचीव मैक्सिमम सेल्स, ठीक है। खैर, मनीष इज आस्किंग डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में फर्क क्या होता है? मशीन लर्निंग इज बेसिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, ठीक है, तो लेट्स से आई एम द सीईओ, ठीक है। अब मेरे को डेटा साइंस वाले लोग भी चाहिए और मेरे को मशीन लर्निंग वाले भी लोग चाहिए, और तो मशीन लर्निंग कम्स इनसाइड डेटा साइंस ओनली, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है वो एक बार आप समझो। मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी फ्लिपकार्ट की कितनी रेगुलर सेल्स है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा जा रहा है, किस कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजों का जो एनालिसिस है मेरे को डेटा एनालिस्ट देगा, जो कि डेटा साइंस बैकग्राउंड का है। मेरे को चीजों का जो एनालिसिस है सारी चीजों का, वो एक डेटा एनालिस्ट देगा जो कि डेटा साइंस बैकग्राउंड से। मेरा मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करेगा कि वो मेरे को फ्यूचर फोरकास्ट बताएगा। मान लो कि एक नाइक का शूज है, उसकी हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट की सेल्स होती है, मेरे को ये बताएगा कि फ्यूचर में या फिर कमिंग दिवाली में मेरी कितनी सेल्स होने वाली है, ताकि मेरे जितने भी वेंडर्स हैं उनको बोल सकूं कि आप तैयार रहो, आपके पास इतनी सेल्स आने वाली है, और मैं आउट ऑफ बिजनेस ना चला जाऊं। मान लो कि मेरे पास 100 ही प्रोडक्ट, 100 ही जूते हैं, लेकिन दिवाली पे मुझे मेरा मशीन लर्निंग इंजीनियर बता रहा है कि आपकी सेल्स जो है वो 1000 जाने वाली है। अगर मेरे पास 1000 जूते नहीं होंगे तो मैं बेच नहीं पाऊंगा और अपना प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, मतलब मैं आई विल लूज ऑन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मशीन लर्निंग से वी सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर थोड़ा, मतलब डेटा साइंस से वी डू एनालिसिस, मशीन लर्निंग से वी सॉल्व सम डिफिकल्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लाइक, अब हर एक बिजनेस की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। ई कॉमर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि फोरकास्टिंग, जैसे कि कितनी सेल्स होने वाली है, कितनी इन्वेंट्री आपको रखनी चाहिए। एक दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ट्राई ऑन करना है। मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको वेबसाइट पे, जैसे आपने लेंस कार्ड की वेबसाइट पे देखा होगा कि आप जो अपने लेंसेज है आप वो वही ट्राई भी कर सकते हो, आप अपने स्पेक्स जो वहीं पे इन अ विजुअल रियलिटी, ऑडियो एआर वीआर रियलिटी में आप वो ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली Amazon और बाकी सारे मिंत्रा भी ला रहा है जिसमें आप अपनी मोबाइल ऐप से कपड़े ट्राई कर सकते हो अपने ऊपर कैसे लगेंगे। ये जो सारे चैलेंजेस है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू एक डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर सॉल्व करता है, ठीक है। जो भी एनालिसिस वाला पार्ट है वो एक डेटा साइंस वाला बंदा करता है, जो भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है ना, और कैसे हम और ऑगमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, वो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है। मनीष, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा डेटा साइंस वर्क ऑन डेटा एंड एमएल यूज्ड फॉर प्रेडिक्शंस विद दिस डेटा। You are correct to certain point. Machine learning engineers also use data, मतलब you can think of this as a pipeline। जैसे कि पहले एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस वाले काम करते हैं उस डेटा पे, फिर वो आगे देते हैं उस डेटा को इनसाइट्स के साथ एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को, जो कि उस इनसाइट्स के साथ फर्दर प्रेडिक्शंस करता है, क्लासिफिकेशंस करता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है वो कर सकता है। एक सिंपल टास्क ये हो सकता है कि जैसे कि हम यहाँ पे दो बंदे हैं, एक डेटा एनालिस्ट है और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर है, ठीक है।
मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको ये बता सकता है कि कितने लोग 100 में से कितने लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म में उनके एड्रेसेस दे रखे हैं, ठीक है। ये एनालिसिस वो कर सकता है। इससे आगे दे दिया मशीन लर्निंग इंजीनियर को। मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या कर सकता है, उसके पास ये पावर है कि वो पता लगा सकता है कि इन लोगों ने जितने एड्रेस हमें दिया है उनमें से सही किसने दिया है, और वो ये कैसे करेगा, ये उसके दिमाग पे है। वो कैसे ज्योग्राफिकल सैटेलाइट से वो डेटा वहां पे प्लॉट करके देखेगा कि एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। वो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का टास्क है, और बेसिकली वो है। I have completed the basics of ML, then AI UX is the best for data science for me. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, AI UX क्या होता है? UX तो यूएस यूजर एक्सपीरियंस होता है। मनीष, AI UX क्या है? AI तो चलो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। खैर, डेटा साइंस देखो, ये जो जर्नी है ना, you have to learn not all but majority of the pandas functions, क्योंकि pandas is very important to learn data manipulation, data analysis. Pandas is the primary library that you have to learn for good, मतलब you cannot do without pandas, ये तो है। AI तो मनीष, it is a journey, मतलब to become a data science it is a journey. You cannot become a data science in 1 year or 2 years. It will take time और hard work. तो सबसे पहले if you know the basics of ML, first of all ML you should not really go directly to ML. ML जो है वो बहुत आसान चीज है। लोग समझते हैं कि ML सीखना मुश्किल है, ML सबसे आसान चीज होती है। डेटा साइंस मुश्किल है, डेटा की अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, डेटा को समझना। क्योंकि जब तक मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो कि आप उसको डेटा देते हो और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आपको प्रेडिक्शंस देती है, लेकिन जब तक आप उसको सही डेटा नहीं दोगे आपके प्रेडिक्शंस अच्छे नहीं आएंगे। एंड इट्स ऑल अबाउट द राइट प्रेडिक्शंस। So you have to first understand the data thoroughly, intuitively, कि how your data is, and that only comes from data analysis, statistical analysis, और भी बहुत सारे deep intense। मैं ऑडिबल, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो मैं ऑडिबल और नॉट। Yes, sir. आई थिंक आई एम ऑडिबल, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हाँ, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो मनीष, मैं, हाँ अंशिका, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे। तो मनीष क्या है कि आई थिंक यू शुड फर्स्ट गो ऑन टू लर्न डेटा साइंस, मतलब कि जो पैटर्न और डब्बी जो फंक्शंस है, आपको कैसे आपके डेटा को कैसे रीड करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे समझना है उसको, वो क्या कहना चाह रहा है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे, कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, एक बार आपको ये एक फील आ गई ना डेटा की अंदर से इंट्यूटिवली, फिर आप मशीन लर्निंग का चुटकी का खेल है। फिर आपको ये भी पता होगा कि आपको कौन सी एल्गोरिथम कब यूज करनी है, और आपके रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। देखो मशीन लर्निंग डिफिकल्ट नहीं है, 10 मिनट का खेल होता है। मुश्किल जो है वो है डेटा साइंस, जो कि डेटा को समझना और मशीन को समझाना। देखो हमारा टास्क क्या होता है कि हमें मशीन को बताना है, उसको सिखाना है, पढ़ाना है कि आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। तो जब तक आपको अच्छे से नहीं पता होगा, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क दैट आई विल रिकमेंड यू इज टू फॉरगेट एमएल बट फोकस ऑन योर डेटा साइंस स्किल्स। जैसे कि जब आप लेट्स से यू आर वर्किंग विद सीएसवी लोड करने के बाद हाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा, जो कि
कोई भी कॉलम है उसका कैसा रिलेशन है आपस में सारे कॉलम्स के साथ, क्या वो कैटेगोरी कॉलम है या फिर वो ऑर्डिनल कॉलम है या फिर वो कंटिन्यूअस कॉलम है या डिस्क्रीट है, आउटलायर्स क्या है कि नहीं है, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब व्हाट आर द we have to learn pandas, yes definitely 100% for the process to work on data। ठीक है, तो अंशिका द प्रोसेस इज कि कोई भी किसी भी तरीके का डेटा उठा लो, बहुत सारे तरीके का डेटा है, जैसे कि ऑडियो डेटा भी है, सिग्नल डेटा है, वीडियो डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, टैबुलर डेटा भी है। टैबुलर डेटा होता है जो हम सीएसवी और एक्सेल में यूज करते हैं, इमेज डेटा है जो हम जेपेग्स और ये सारी फाइल्स होती है, वीडियोस भी है, और मतलब बहुत मतलब आई हैव वर्कड ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, एंड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा, तो यू शुड स्टार्ट विद टैबुलर डेटा जो कि सीएसवी और एक्सेल है, उनको लोड करो पैंडास फंक्शन में, उसको रीड करो और उसके एनालिसिस करने की कोशिश करो, जो कि सिंपल विजुअलाइजेशन है और एनालिसिस होते हैं ना, वो करने की कोशिश करो कि कैसे करना है, तुम्हें क्या अचीव करना है, और धीरे धीरे वो कर करके एक टास्क बनाओ। मतलब व्हेन यू कैन ट्राई कैगल आल्सो कि उसमें जो टास्क होते हैं वो कैसे अचीव करना है, कैसे धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करना है। तो दैट मीन हाउ यू विल इंप्रूव योर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस स्किल्स। उसके बाद गो ऑन टू मशीन लर्निंग, जो कि बहुत सिंपल है, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग इन अ वीक, अगर तुम्हें पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स एकदम पहले से अच्छे से पता है। Any more questions apart from these? You should really feel free to ask anything you want. I'm here for another 5 minutes. Meanwhile, I'm texting you my LinkedIn credentials. कोई भी कभी भी डाउट हो, you can always ask me anything about your career, your personal confusions, जो भी आपको चाहिए। अगर लाइफ में डेटा साइंस में if you're confused anywhere, you can really come just message me anytime। ठीक है, I'm here for another 5 minutes. You can ask me anything you want. And also, I would really like to know the feedback of this class after this class. Did you like it or not? And in any way, what all did you expected it from this webinar? Okay. So, how many of you want to become a data scientist? या फिर अभी you are just confused कि शायद ये करूंगा या फिर शायद कुछ और करूंगा? You अभी मतलब you are not really sure, अभी सिर्फ सोच रहे हो कि what to do. In that case also you can webinar for data science। ठीक है यार, इस specifically for data science we will look, I am looking forward to that। एंड जो भी हम डेटा साइंस वेबिनार कराएंगे, यू कैन